दोस्तों, आज की कहानी है। आज भी तुम्हारा इंतजार है। भाग एक। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। भैया, आप आ रहे हो ना? सोटी के इस सवाल से मैं सोच में पड़ गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। हर बार की तरह इस बार भी मैं मना कर देना चाहता था, पर कुछ कह नहीं पा रहा था। क्या हुआ, बोलो, सोटी ने फिर पूछा। हाँ, मेरे मुंह से बस यही शब्द निकला, कब तक? 26 तारीख को आ जाऊंगा। भैया, मेरी शादी 28 को ही है और आप 26 को आओगे? हाँ नहीं, मुझे ये बात नहीं सुननी है। आपको 2 हफ्ते पहले आना है, सोटी ने जिद करते हुए कहा। मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है मेरे लिए, आपको पहले आना ही होगा। पर मैंने कुछ कहना था, उससे पहले सोटी ने रोक लिया। आपको मेरी कसम, आप 2 हफ्ते पहले ही आ रहे हैं, ठीक है? मैंने आखिरकार अपनी छोटी बहन के सामने हार मान ली। कुछ देर की बातचीत के बाद मैंने फोन रखा और सोच में डूब गया। अगले ही दिन मैंने ऑफिस में छुट्टी के लिए कह दिया। मुझे छुट्टी भी आसानी से मिल गई। मैंने अपना लैपटॉप निकाला और अपने घर जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर ली। इतने सालों के बाद घर जाने की बात सोचकर भी मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी। एक खामोशी थी जो मैंने ओढ़ रखी थी। अगर बहन की शादी नहीं होती तो मैं जाने की बात सोचता भी नहीं। तय दिन को मैंने ट्रेन पकड़ी और घर की ओर निकल पड़ा। अगली सुबह ट्रेन गंतव्य स्टेशन पर पहुंची। मैंने अपना सामान सीट के नीचे से बाहर निकाला, फिर भीड़ को सितारा हुआ ऑटो स्टैंड पर आ गया। नवंबर महीने की ठंड, हल्की धूप, मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था। मैंने हाफ स्वेटर निकाला और पहन लिया। भैया, अर्जुन कॉलोनी चलोगी? मैंने एक ऑटो वाले से पूछा। चल लेंगे भैया, 150 रुपए लगेंगे, ऑटो वाले ने कहा। 150 रुपए कब से हो गए भैया? मैंने सोचते हुए पूछा। बहुत दिन हो गए, ऑटो वालों ने फौरन कहा। 25 रुपए दूंगा, मैंने कहा। भाई, कितने साल बाद शहर में आ रहे हो? किराया बढ़े हुए 3 साल हो गए, ऑटो वाले ने बताया तो मैं चुप रह गया। मैंने अपना सामान उठाया। दूसरे ऑटो वाले से पूछा तो दूसरे वाले ने भी वही कहा जो पहले वाले ने कहा था। मैंने ऑटो में अपना सामान रखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। बहुत कुछ बदल चुका था। बीते कुछ सालों में सड़कें, चौक, चौराया, शहर, सब कुछ नया सा लग रहा था। मैं खुद भी तो काफी बदल चुका था। घर पहुंचा तो मुझे कुछ खास स्वागत की उम्मीद नहीं थी और मुझे ये देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। छोटी मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया। मैंने माँ और पापा के पैर छुए। उन्होंने हल्के मन से मुस्कुराकर मुझे आशीर्वाद दिया। जी में आया कि पूछ लूं पापा, अब कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? पर यह भी पूछने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। बेशक मैं उनके अनुसार खुद को ढाल चुका था। उनकी नाराजगी, मेरा पछतावा शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। मुझे बस इंतजार था उस पल का जब दोनों चीजें एक साथ खत्म हो जाए और मुझे सुकून दिला जाए। अगले 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। रिश्तेदारों का आना जाना अभी शुरू नहीं हुआ था। बड़ी दीदी अपने बच्चों के साथ 3 दिन बाद आने वाली थी। एक तरफ माँ जरूरी सामान की लिस्ट बनाने में व्यस्त थी। छोटी कभी दोस्तों से फोन पर बात करने में व्यस्त रहती तो कभी माँ के कामों में हाथ बटाने में, पापा घर की मरम्मत कराने में लगे हुए थे। और दूसरी तरफ मैं अपने ही घर में मेहमान सा महसूस कर रहा था, जिसे समय पर चाय, नाश्ता, खाना मिल रहा था। मैंने पापा से मदद के लिए पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। थक कर अगली सुबह मैं शहर घूमने निकल पड़ा। अपने स्कूल पहुंचा, वहाँ के टीचरों से मिला जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। उसके बाद अपने कॉलेज पहुंचा। कॉलेज को बाहर से देखा और पुरानी यादों में खो गया। वो गलियारे, वो कैटरिंग और लाइब्रेरी जहाँ अक्सर हम साथ बैठकर कुछ देर बातें करते। मैं उसे पढ़ाता, वो भी ध्यान लगाती, कभी मुझ पर तो कभी किताबों पर। संध्या जिसकी बस यादें थी मेरे साथ। रात को खाने के वक्त मैंने अपने अंदर पल रहे दर्द को जाहिर करने का सोच लिया।
पापा मम्मी, मैं यहाँ कोई मेहमान नहीं हूँ, मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। छोटी की शादी में आया हूँ, मुझे भी कुछ काम करना है, आप लोगों का हाथ बटाना है। पर आप लोग तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं कोई अनजान हूँ। मैंने बहुत ही सख्ती से धीमी आवाज में अपनी बात कही। देखो, शादी में आए हो अच्छी बात है, पर यहाँ का काम देखने के लिए मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। पापा ने जवाब दिया। कब तक मुझसे नाराज रहेंगे पापा? मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मैं किस तरह से माफी मांगू बताइए। मैंने पापा की ओर देखते हुए कहा, मैं कोई नाराज वाराज नहीं हूँ, मुझे बस आदत हो गई है अकेले काम करने की। पापा ने कहा, आप मुझे थप्पड़ मार लीजिए, अपना बैट ला कर देता हूँ, आप उससे मार लीजिए मुझे, पर मुझे इस तरह खुद से अलग मत रखिए। मैंने रोते हुए कहा। माँ ने मेरी पीठ सहलाते हुए चुप कराने की कोशिश की। ये सब फालतू की बातें अब मुझे पसंद नहीं है। पापा ने अपनी थाली आगे की और खाने के टेबल से उठकर चले गए। मैं कुछ देर बुत बना खड़ा रहा। माँ ने मुझे गले से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे कुछ बोझ दिल से कम हो गया है। मैं अपने कमरे में चला गया। अगले दिन छोटी मेरे कमरे में आई और मुझे एक पर्ची थमा दी। ये लो, उसने पर्ची बढ़ाते हुए कहा। क्या है? मैंने पर्ची पकड़ते हुए कहा। कुछ सामान की लिस्ट है, पापा ने दी है, कहा है बाजार जाकर ले आना। छोटी ने खुश होकर कहा। मैं भी लिस्ट देखकर मुस्कुरा पड़ा। शायद नाराजगी की परत अब धीरे धीरे टूटने वाली थी। 2 दिन बाद बड़ी दीदी भी आ गई। जीजा जी थोड़ी देर रुके, फिर वो वापस लौट गए। उन्हें कुछ जरूरी मीटिंग निपटानी थी तो वो वापस घर जाना उसका जरूरी था। रस्म से पहले आने की बात कह गई। मेरी भांजी ने मुझे गले से लगा लिया। दीदी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं उनसे बात करना चाहता था, पर वो माँ से बात करने में उलझी रही। मैं भी सामान लेने बाजार निकल पड़ा। रात को खाने के बाद मैं दीदी के कमरे में गया। कैसी हो दीदी? मैंने बेड पर बैठते हुए पूछा। ठीक हूँ, तुम बताओ अपना? दीदी ने बिना मेरी ओर देखे कहा। मैं भी ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। दीदी कुछ देर चुप रही, फिर कुछ कहते कहते रुक गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ कहना है तो कहो ना, मैंने दोबारा कहा। उसके बारे में नहीं पूछेंगे, दीदी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। तुम ही बता दो। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। जिस बात से मैं घबरा रहा था, दीदी ने वही बात शुरू कर दी थी। खुद पता करने की कोशिश कभी क्यों नहीं की? दीदी ने फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद नाराजगी जताते हुए पूछा। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। तुमने बिल्कुल सही नहीं किया था, दीदी ने गुस्से में कहा। मुझसे गलती हो गई थी। मैं अपने सपनों के पीछे इतना पागल हो गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। शायद मुझे अपने सपनों पर काबू रखना चाहिए था। मैंने कहा, बात सिर्फ सपनों की नहीं है। तुमने पहले हामी क्यों भरी थी और फिर जिस तरह सब कुछ खराब करके चले गए, उसका क्या वो तरीका गलत था? दीदी ने कहा। मुझे एहसास है इस बात का, पर अब तो देर हो गई है। समय निकल चुका है। पापा भी मुझसे बात नहीं करते। तुम्हें भी मुझ पर गुस्सा आता है। मैं क्या करूं? मैंने रोते हुए दीदी की गोद में अपना सर रख दिया। वो कुछ नहीं बोली। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। संध्या खुश नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। दीदी ने कहा तो मैं दुखी हो गया। यादों की एक कहानी खुल गई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले भाग में। देखते हैं दोस्तों, अगले भाग में हम देखते हैं आखिर घर वाले नाराज सब क्यों हैं और क्या होता है। संध्या कौन है, क्या मैटर है, क्या माजरा है, अगले भाग में देखते हैं। दोस्तों, अगला भाग देखने के लिए जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला भाग हम जल्दी ही लेके आएंगे। दोस्तों, ये शुरू से कहानी कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। अगले भाग में मिलते हैं।